राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जब बेटी का पिता ससुराल आया तो सास ससुर ने की उसकी बेइज्जती तो बेटी ने सिखाया सबक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पारुल की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। पारुल घर की छोटी बहू थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी। उसके पति का अच्छा बिजनेस था। पारुल के ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी और उसके 2 बच्चों के अलावा वे दोनों पति पत्नी थे। घर में सब अच्छे थे। पारुल की जेठानी भी बहुत अच्छी थी। अगर घर में कोई बुरा था तो वह थी पारुल, क्योंकि पारुल को किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि वह ससुराल में आकर ऐसी हो गई थी। बचपन से ही वह सीधे मुंह पर जवाब देती थी, जिससे बहुत ज्यादा लोग पारुल को पसंद नहीं करते थे। पारुल की माँ ने पारुल को कितनी बार सिखाया कि तुम बहुत बोलती हो। बोलती तो तुम सही हो पारुल, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, इसलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। पारुल ने कई बार कोशिश भी की, पर उससे वह नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर उसे खरी बोलने की आदत थी, इसलिए पारुल को ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और 6 महीने में ही एक अच्छी बहू बनने के बजाय पारुल बहुत बुरी बहू बन गई थी। वहीं पारुल की जेठानी जल्दी से किसी को जवाब नहीं देती थी, चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी, तो वह सबकी प्यारी बहू बन गई थी। वैसे तो सच में वह थी भी बहुत अच्छी, उनके जैसी चाहकर भी पारुल नहीं हो सकती थी। एक दिन सबको नाश्ता कराने के बाद पारुल अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब तक पराठा ठंडा हो चुका था, जो खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी पारुल चुपचाप खाने लगी, क्योंकि पारुल के ससुराल में यही नियम था, पहले घर के सभी खा लें फिर बहुएं खाएं। और ससुराल क्या, पारुल ने अपने मायके में भी यही देखा था। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल कि माँ कभी दादी या पापा से पहले खा ले। वह तो उन दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सब सोचते हुए पारुल पराठा खा रही थी। तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे बहू, सबने कब का नाश्ता खत्म कर लिया और तुम घंटों से लेकर बैठी हो। तुमसे खाया नहीं जा रहा या मुंह में दांत नहीं है? घर के सब काम पड़े हुए हैं और उनको खाने से फुर्सत नहीं है। पारुल को यह सुनकर काफी बुरा लगा, परंतु वह सामान्य होते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप खाना खाते समय भी सुना देती हो? कम से कम खाना खाते समय तो ताना मत मारा करो। सबके खाने के बाद खाने बैठी हूँ। और पारुल की बात सुनते ही उसकी सासू माँ ने पारुल को घूर कर देखा और कहा, तुम्हारी जबान सबसे ज्यादा चलती है। बाकी कुछ नहीं बोलकर वे जाने लगी। फिर पलटते हुए बोली, सुनो, आकाश सोकर उठा या नहीं? मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं उठे हैं। तो मेरी सासू माँ बोली, अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान पर आने के लिए। यह लड़का भी न जाने जब से ब्याह हुआ है एक नंबर का आलसी और कामचोर बन गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हो गया घर और बिजनेस का कल्याण। सासू माँ बड़बड़ाती हुई जो कमरे से निकल गई। एक बार पारुल फिर बोलने को हुई, तभी उसकी जेठानी ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा, इसलिए पारुल चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई थी। कहने लगी, जब से इस लड़की का विवाह हुआ है, घर में जब से यह लड़की आई है, तब से घर की बरकत बंद हो गई है। इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। और वह भुनभुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। यह सब सुनकर पारुल अवाक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो पारुल, ससुराल में इस तरह के ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। तुम अभी नई नहीं हो, इसलिए ज्यादा कुछ तुम्हें पता नहीं है। धीरे धीरे पता लग जाएगा सब बातों का। ज्यादा दिल पर मत लेना, जितना सोचोगी उतना दुखी होंगी। एक दिन जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? तो पारुल ने कहा, छोले पूरी। तभी सासू माँ ने कहा, अरे उससे क्यों पूछ रही हो, और वह मुझे पसंद नहीं जो यह बनाएगी, तो आलू गोभी की सब्जी और रोटी यही सब बनाओ। पीछे से सासू माँ ने कहा था। तो मैं बोली, ठीक है, सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना, ठीक है ना?
दीदी मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई का फ़ोन आया और मैं और पापा दीदी आपके घर के पास किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, आ जाओ भैया और लंच इधर ही करना, बना रही हूँ। भैया ने कहा, ठीक है। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार मेरे पापा घर आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने के बाद मैंने अपनी सासू माँ और जेठानी को यह बात बताई और खुश हुई, पर सास का मुंह लटक गया। मेरी जेठानी तो यह सुनकर खुश थी। शायद मेरी सास नहीं चाहती थी मेरे मायके वाले आएं, पर मैंने कुछ नहीं कहा, जाकर चुपचाप रसोई बनाने लगी। कुछ देर में मैं और मेरी जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा की पसंद की पनीर की सब्जी और मिक्स सब्जी और दही बड़ा भी बनाया। तब तक मेरे पति भी उठकर चाय मांगने लगे, तो मैंने कहा, आप इतना देर तक सोते हो, मम्मी जी मुझ पर नाराज होती हैं, जल्दी से दुकान चले जाओ। पापा जल्दी आने को बोल कर गए हैं। तो उन्होंने मेरी बात अनमने ढंग से सुनकर कहा, हाँ हाँ पता है, चला जाऊंगा। वह तो रोज ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर लोगों की अपनी लाइफ भी तो है। इधर रसोई में इतनी सारी चीजें देखकर मेरी जेठानी आंखें फाड़ते हुए कहने लगी, अरे पारुल, इतना सब कुछ बिना पूछे ही बना लिया, कहीं मम्मी जी नाराज ना हो जाएं। मैंने कहा, दीदी कैसी बातें कर रही हो आप, भला मम्मी जी क्यों नाराज होंगी। मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं, तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता है, नहीं तो मेरे पापा बोलेंगे, क्या बेटियां तुम ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद ही भूल गईं। मैंने कहा, तो मेरी जेठानी कहने लगी, हाँ पारुल तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मम्मी जी नाराज ना हो जाएं। वह क्या है ना कि इतने सालों में मैंने कभी मम्मी जी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया, और मेहमानों के आने पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा, अरे ठीक है ना दीदी, नाराज होंगी तो थोड़ा सुन लूंगी, वैसे भी मम्मी जी मुझसे तो ज्यादातर नाराज ही रहती हैं। यह बोलकर मैं और मेरी जेठानी दोनों हंसने लगे। हम दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आई, यह देखने के लिए कि पापा के लिए मैंने क्या सब बनाया है। वह नजरें दौड़ा दौड़ा कर सब कुछ देखने लगी। मैंने जो कुछ बनाया था वह सारी चीजों के नाम मैंने सासू माँ को सुना दिए। सासू माँ ने कहा, कभी अपने ससुराल वालों के लिए भी इतना सब कुछ बनाती हो। मैंने कहा, मम्मी जी लास्ट संडे को ही तो बनाया था इतना सब कुछ, रोज रोज थोड़ी ना बनता है। रही बात पापा की, तो वो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। मेरी बात सुनकर सासू माँ मुंह टेढ़ा करके खिसियानी सी मुस्कान लेकर चली गई। तय समय से पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया कि समधी जी आ रहे हैं। वह भी घर आ गए। एक दूसरे के हालचाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर खाना खाने आ गईं। तब मेरे पापा ने पूछा, समधी जी मेरी बेटी अच्छा से तो रहती है ना, इसके व्यवहार से तो खुश तो हो ना आप, सबकी सेवा तो करती है कि नहीं, कोई शिकायत तो नहीं है। पापा जी की बातें सुनकर मैंने जेठानी से कहा, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी जरूर कहेंगी, बाकी सब तो ठीक है। मेरी सासू माँ बोली, पर बस आपकी बेटी की जुबान की जरा तेज है। लेकिन यह क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ससुर जी ने जड़ा अकड़ते हुए कहा, वह सब बाद में करेंगे, पहले यह बताइए कि आपका आना कैसे हुआ। पापा मेरे बोले, जी यहीं पास में कुछ काम था, तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, सोचा बिटिया से और आप सबसे मिलते हुए चलें। वैसे पारुल की शादी के बाद मैं आया ही नहीं, तो मुझे बहुत वो शिकायत करती थी कि पापा आप आते क्यों नहीं हैं। तब मेरे ससुर जी बोले, तो हमें खबर नहीं थी कि आप आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी बोले, नहीं नहीं जी, मैंने दामाद जी को फोन किया था और पारुल बिटिया को भी पता था कि हम दोनों ने आने की बात है। तो मेरे ससुर जी बोले, क्या उसने आपको बताया नहीं? मेरे पापा पूछने लगे। तो पापा जी ने कहा, तो ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले, पहले ये बताइए ये घर किसका है, मेरा या आपकी बेटी या दामाद का? पापा जी बोले,
समधी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेशक घर आपका है तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए था बेटी दामाद को, तब मैं सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी तो ऐसी होगी ना। समधी जी, क्या हो गया है और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पापा कहने लगे। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बता कर आऊँगा। इस तरह बात का मत मत करिए इस तरह से। वैसे क्या किया है पारुल ने? क्या क्या बताऊं, मेरे ससुर जी बोले। कोई एक बात हो तब ना, कोई संस्कार नहीं दिया आपने अपनी बेटी को। वह तो बहुत ही संस्कारहीन है। दोनों की बातें सुनकर पारुल थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी, पर पारुल की जेठानी ने पारुल का हाथ पकड़कर रोक लिया और ना में सिर हिला दिया कि नहीं, तुम बाहर मत जाओ। बाहर तो नहीं गई पारुल, पर खाना बीच में ही छोड़कर कमरे में आ गई, जहां से उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी अब भी पारुल के पापा से बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर पापा और भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ? क्या किया है मेरी बेटी ने? मेरे पापा ने बोला, तो जो आप लोग इतना नाराज हो रहे हैं, क्या बताऊं। जो मेरे ससुर जी बोले, कोई एक बात हो तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी किसी की भी लाज नहीं करती है। इससे सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वह सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है। समधी जी, मेरे पापा बोले, आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर ही बुलाते हैं। भला यह कोई नाराज होने वाली बात है? तो पापा जी की बात सुनकर जो पारुल के ससुर जी ने तुरंत कहा, इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपको नाम लेकर बुलाती है। देखिए, यह चलन आपके घर में होगा, मेरे घर में नहीं। आपकी बेटी अपनी सास की एक बात नहीं सुनती, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला यह क्या तरीका है बहू का? हर वक्त अपने मन का करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो यह घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायत सुन के मुझे तो जो एकदम से शौक लगा कि आज तक तो मैं सोचती आ रही थी सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज है, पर यहाँ तो ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे हैं। मुझे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं झटके से घर से बाहर निकली सफाई देने के लिए, परंतु मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़कर कमरे में खींचकर बिठा लिया और बोली, पारुल, क्या बेवकूफ़ी है, तुम इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रही हो। 2 लोगों के बीच में भला तुम क्या बात करने जा रही हो? जेठानी की बातें सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें अब नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूं तो थोड़ी और बुरी बनने दो, लेकिन यह सब सहन करना मेरे बस से बाहर है, जानती हूँ। पर अभी चुप रहो, मेरी जेठानी कहने लगी। वह दोनों बातें कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। पर मैं फिर भी जाने लगी तो जेठानी बोली, ठीक है, जाओ, जाकर खूब बोलो और खूब इंसल्ट करवा लो अपने भाई और पापा की। जेठानी ने गुस्से में मेरा हाथ झटक दिया। मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोते देखकर मेरी जेठानी भी रोने लगी और कहने लगी, बस इतना समझ ले, ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता है। दोनों की बातें अभी भी जारी थी। अब की बार मेरी सास बोल रही थी, अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, क्या बताऊं भाई साहब, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? वो तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके बाप की कमाई है उतनी आपकी कमाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें घमंड दूर दूर तक नहीं है। एक आपकी बेटी है। अरे जिस दिन से मेरे बेटे के साथ ब्याह कर इस घर में आई है, तब से मेरे घर की बरकत ही बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम है आपकी बेटी के। मेरा बेटा पहले बहुत मेहनत करता था, लेकिन ब्याह के बाद तो उसने काम करना बंद कर दिया। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से तुम्हारी बेटी काम करवाती है। और क्या बताऊं आपको, आपने तो भाई साहब हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है, लेकिन देख लिया हमने पिछले 6 महीने में ही उसने अपने असली रंग दिखा दिए। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईयां। सास ससुर के मुंह से सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने अपना सिर झुका लिया और बोले, ठीक है,
जो कहना था वो हमने कह दिया। मेरे सास ससुर बोले, अब आपको अपनी बिटिया से जो बात करनी है कर लीजिए। तो मेरे पापा ने मुझे आवाज लगाई, पारुल बिटिया बाहर आना जरा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास आ गई। पापा गुस्से में होने के कारण उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जिसे देखकर मैं सहम गई। मेरे पापा बोले, बेटा यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो बेटा? मैंने तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया समझाया, नहीं समझी बेटा। पर यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हर एक कदम और एक बार सोच समझकर उठाओ और बोलो। हर बात को पहले तोलो फिर बोलो। इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, फिर भी इतनी समझ नहीं है कि तुम अपने माँ के दिए संस्कारों को भूल गई। तो मैं तो सोच रहा था मेरी बिटिया अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा। लेकिन आज यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा की बातें सुनकर पारुल की नजरें झुक गईं और सिसकियां निकल पड़ी और कहने लगे, मेरे पापा ठीक है बेटी, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। चलो अब तक जो गलतियां हुई उसके लिए माफी मांग लो और आगे से कोशिश करना दोबारा ऐसी गलती ना हो। समझी जी? मेरे पापा कहने लगे। मैं दोनों हाथों से हाथ जोड़कर आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपना समझकर उसे माफ कर दीजिए। आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। मैं जानता हूँ जरा यह तुनक मिजाज है, पर दिल की बड़ी साफ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुंह सिकोड़कर गुस्से में मेरी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, चलो बेटा मेरे सामने ही माफी मांग लो। मैंने कहा, पापा पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो मेरे पापा गुस्से में कहने लगे, तुम्हारी बात? क्या सुनो तुम्हारी बात? पहले मैंने जो कहा है वो करो, चलो माफी मांगो अपने सास ससुर से। मैंने कहा, सॉरी पापा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखा क्या बदतमीज लड़की, मेरे पापा कहने लगे, अपने ससुराल में मेरी नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। पापा ने अब की बार गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर मैंने कहा, पापा भला आपने एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया? माफी मांगने के लिए आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने क्यों नहीं पूछा कि बेटी तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती हो तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वह मैं पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। पापा जी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे तो मेरा भाई कहने लगा, पापा दीदी सही कह रही हैं, एक बार आप उनकी बातें भी सुन लीजिए, तब अच्छी तरह से सारी बात समझ में आएगी आखिर बात क्या है। तो पापा बोले, अच्छा ठीक है बोलो। मैंने बोलना शुरू किया, उससे पहले ही मेरे सास ससुर उठकर जाने लगे। तो मैंने कहा, मम्मी पापा आप दोनों भी यहीं बैठे रहो, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वह आप दोनों के सामने कहूँगी। तो मेरे सास ससुर वापस बैठते हुए बोले, ठीक है बोलो। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार फिर घूर कर देखा और वापस बैठ गए और बोले, बोलना है जो बोलो। मैं वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई। यह देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपना चेयर मुझे देकर बैठने को कहा। मैंने कहा, नहीं भाई मैं नीचे ही ठीक हूँ, मेरे ससुराल में यह नियम है, जब घर के बड़े सोफा और चेयर पर बैठे हो तब हमें उनकी बराबरी में नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठना है। यह सुनकर सास ससुर मुझे घूरने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सबसे पहले आप यह बताइए कि जब उन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में, तब आपने एक बार यह क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है? पापा और भाई के साथ साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है उन्होंने नहीं बताया ना सही, आपने पूछा, चलो पापा मैं बताती हूँ सारी बातें। इन्होंने लिहाज वाली बात क्यों की आप जानते हैं? तो मेरे पापा बोले, क्यों बेटा? तो मैं कहने लगी, पापा पग फेरे के बाद जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगा काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो यह सब जरा खुले विचारों के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे मैंने बहुत सामान्य होकर बात करने लगी। उन्हें यह सब नहीं भाया, परंतु यह बात उन्होंने मुझे प्यार से नहीं कही, तब भी बहुत बुरा भला कहा।
तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ जी से घूंघट किया जाता है। और हाँ, घर में मैं तुम सबसे छोटी हो, इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या जरूरत है। तो इन्होंने सुनकर तभी मुझे बहुत कुछ सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश पर न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सुनकर भी एक बार भी जवाब नहीं दिया और ना ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने का, तो मैंने शुरुआती दिनों में उनको जो नाम लेकर बुलाती थी, पर इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत डांटा। जैसे आज इन्होंने कहा, क्या आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है? ठीक है, वैसे ही उस दिन कहा, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है? मैंने उसी दिन से उन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात और बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननंद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम लेकर बुलाती है, आप नहीं तुम कहकर बुलाती है। तब भी ये दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहुओं के लिए? तुम क्या बोल रही हो बहू? जो मम्मी मुझे बोलने दीजिए, मैंने कहा। मेरी सास मुझे टोकने लगी। आप जब बोल रही थी तब मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, तब डिस्टर्ब नहीं किया। तो प्लीज मुझे भी अपनी बातें कहने दीजिए, मुझे मत रोकिए। मेरी बात सुनकर सास मुंह बनाकर चुप हो गई। अब रही बात इनके बेटे के काम करने की, तो उनका कहना है कि शादी के बाद इनका बेटा कमजोर हो गया है। यह सरासर गलत है कि इनका बेटा कामचोर है, आलसी हो गया है। ये गलत कहती हैं। बात यह है कि वह पहले से कामचोर हैं। सिर्फ कुछ घंटों के लिए दुकान पर बैठते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना उनकी आदतों में पहले से ही शामिल है। जबरदस्ती उनका दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो उनका बेटा यहीं बैठा है, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता दुकान नहीं चलने की वजह इनके बेटे का ध्यान नहीं देना हो। मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों को ऑनलाइन और मॉल में शॉपिंग करना, इन सब पर से भी जो असर होता है, इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई? मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए? यह कहते हैं कि आपने इन्हें ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था बिजनेस मेरे बेटे का है, वही सब देखता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर के आलसी, लापरवाह, काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब मैं बस कर चुप हो जाओ, मैं समझ गया। मैं सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे पापा ने कहा। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने कहा पापा, मैं आपको पूरी बात सुननी होगी मेरी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके दोनों की नज़र में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। भाई ने कहा हाँ पापा, दीदी को अपनी बात कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलों से मैंने एमबीए किया, परंतु यहाँ पर नौकरी नहीं करने के लिए मुझे कहा गया। मैंने तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी है नहीं, कुछ वक्त सबके साथ बिताना जरूरी है, जब जरूरत पड़ेगी तब नौकरी कर लूंगी। तो फिर मैं कैसे घमंडी हूँ? ये अक्सर मुझे कहते हैं। मुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय रोहिणी से पानी मांग लिया। इसके लिए भी इन्होंने बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम ना करें। उसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा मेरी जेठानी सबसे पीछे खाना खाती है, मैं जानबूझकर इन सब के साथ अपने ही खाने की थाली लगा ली। जानते हैं, मेरे सास ने परोसी हुई थाली रखवा दी और कहने लगी, हमारे घर में यह नियम नहीं है कि तुम दोनों देवरानी जेठानी पीछे खाना खाना, हमारे साथ नहीं। भला कोई ऐसा करता है क्या? पापा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दकियानुसी सोच के लिए कितनी बार उनसे उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें जरूर रखी। आप इनसे पूछिए, इनके घर के नियम कायदे मैंने अपनाए या नहीं। जिस चीज के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई, हर बार माफ़ी मांगी। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ? कैसे मुझे किसी चीज़ का लिहाज नहीं है? और फिर वही बातें दोहराना, मतलब उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुनस थी, वो आपकी बेइज्जती करके इन्हें निकालनी थी।
अब पापा की नाराजगी कम हो रही थी। वो मेरे सास ससुर से कुछ पूछने लगे। तब तक मैंने कहा, नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी मेरी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें अपनी पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और बात थी। जेठानी का रोना देखकर मुझसे इतना समझ आ गया कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या मुझसे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा थी ससुराल वालों को। हाँ पापा, उन्होंने कहा, मेरी जेठानी बहुत संस्कारी है। हाँ, तो यह सच में संस्कारी है, पर यह संस्कार उनके माँ बाप के दिए हैं। उन्हें तो सिर्फ यहाँ सताया गया है। यह तुम क्या बोल रही हो? और मेरे सास कहने लगी, हमने उन्हें क्या सताया है? बड़ी बहू, जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ इन्हें कब क्या कहा, क्या सताया, जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? यह हम लोगों के ऊपर झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही है। वह क्या बोलेंगी? मैंने कहा, वे क्या बोलेंगी? देखकर तो लगता नहीं कि वह कभी मुंह भी खोलती हैं। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो आप सबने बहुत किया है। मेरी बातें सुनकर सासू माँ बौखला गई और कहने लगी, अरे तुझे आए 6 महीने हुए हैं और तू सब जान गई कि इसे हमने सताया है। अब तू ज्यादा और गलत इल्जाम लगा रही है। मैं गलत इल्जाम लगा रही हूँ मम्मी जी? मैंने कहा, तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया आपने? बोलने दिया? एहसास होने दिया कि तुम भी इस घर की सदस्य हो? यह घर भी तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब से रह सकती हो। आपको पता है पापा, किसी काम में देरी हो जाएगी या गलती हो जाएगी तो मम्मी जी तुरंत कहती हैं, तुम्हारा घर है ये, जो अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए, कुछ कराने के लिए अपने बेटी दामाद से राय लेती हैं। घर में किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को जरूर शामिल करती हैं, और अंत में होता भी वही है जो इनके बेटी दामाद कहें। ये तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछती हैं, इनकी राय कभी कोई मायने नहीं रखती। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर लें, एक बार तारीफ के बोल नहीं निकलेंगे, लेकिन जब भी खाना खाने बैठूं, किसी ना किसी बहाने थाली जरूर देखने आ जाती हैं। कहीं हमने अपने लिए ज्यादा दाल सब्जी तो नहीं रख ली, या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया। हम बहुएं घर में कब सोएंगी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब बाहर जाएंगी, इतनी देर के लिए जाएंगी, कितने दिनों के लिए मायके जाएंगी, कब वापस आएंगी, यह सब कुछ यह तय करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग इस रंग के कपड़े पहनेंगे, यह तय करती हैं, और हम मान भी जाते हैं। और तब यह कहती हैं कि मैं उसकी बात नहीं सुनती, और सिर्फ इन्हीं की वजह से ये घर टिका हुआ है। कैसे पापा, सिर्फ इनकी वजह से यह घर चल रहा है? तो मेरी सास कहने लगी, बहू तुम अब बहुत ज्यादा बोल रही हो। मेरे पापा जी बोले, बस समधन जी, बोलने दीजिए। बस यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रही तो स्वीकार भी करती है, अगर गलती ना रहे तो फिर डरती भी नहीं है। यह अपने बाप से भी नहीं डरती है, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा, मैं कहने लगी, यह सब तो बस मैंने इनके इल्जाम का जवाब दिया है। इसके अलावा इन्होंने मेरे साथ क्या किया यह बताती हूँ। तो मेरे पापा कहने का लगे, बस कर बेटा, चुप हो जा, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। यह सुनकर शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। ठीक है, बाकी सब नहीं। मैं कहने लगी, बस मेरी एक बात बता देती हूँ। जब मेरी सास को पता चला कि मैं बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की हूँ, तब हर वक्त बात को ऐसे घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं, ताकि मैं स्वीकार करूं शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था, या और यह मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा सकें। यह सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आया। मेरी सास की जो थोड़ी सकपका गई, और ऐसे लोगों हैं पापा ये, आपकी सोच कैसी होगी इनकी? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी इनकी होगी। क्या समधन जी, ऐसी सोच है आपकी? मेरी बेटी सुखी रहेगी यहाँ? लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी। पता होता तो मैं अपनी बेटी को आपके घर में कभी नहीं ब्याह करता। अभी के चल बेटा यहाँ से, तुमने इतना कुछ बोला है, अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं, कठपुतली चाहिए जो इनके इशारे पर नाचे। मैंने कहा, हाँ पापा, आपने सही कहा, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी मुझे अचानक खांसी शुरू हो गई और उल्टियां होने लगी। शायद लगातार बात
करने और रोने की वजह से। परंतु जब मेरी उल्टी बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई, तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने उसे नौटंकी मात्र ही समझा। मुझे पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी ने मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का व्यवहार भी सामान्य रहा। मैं वहीं से मायके चली गई। इस बात में मैं सास या ससुर दोनों में से किसी ने भी एक बार तक फोन नहीं किया। बस जेठानी छुपकर 1-2 बार बात की। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तय समय पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने खुशी में जो मेरे सास ससुर को कहा कि पोता हुआ है, फिर भी कोई नहीं आया। हाँ, मेरे जेठ जी ने कुछ पैसे मेरे अकाउंट में भेज दिए और कहा बच्चे के लिए जरूरत की चीजें ले लेना। अब तक तो मायके में ही लगभग पता चल गया था कि जो मुझे पसंद नहीं करते वह सब ताने देने लगे। सारी जिंदगी घर बैठी रहेगी, इतनी जवान चलाती थी, भला ससुराल वाले कैसे सह पाएंगे। कितनी छूट दे रखी थी, भला बेटियां इतनी जुबान चलाती हैं, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर माँ के काफी समझाने के बाद मैं शांत हुई और बच्चा अब 3 महीने का हो गया था। मेरे पति ने कहा चलो अब घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, यह ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर दादा दादी जो बहू को भले ही पसंद ना करें, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करते हैं। यह सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई। परंतु यहाँ पर मेरे सास ससुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, रोना आया। हाँ, एक बात बता दूं, अब तक मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आई थी। अच्छे से वो काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब मेरे सास ससुर उनसे बहुत नाराज रहने लगे थे। जब तब सुनाने लगे थे। एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कहा। मेरे पति को लगा पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन कहीं वह सच में हमें निकल जाने को कह रहे थे। ये रोने लगे। छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगा। मेरे ससुर जी ने कहा, यह तुम जानो, जहाँ तुम्हारी पत्नी कहे वहां जाओ। 6 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई और एक बार फिर मायके आ गई। अब मेरे पति नौकरी ढूंढने लगे। उन्हें नौकरी का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 3 साल तक मायके में रही। अब तक तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान होने लगे थे। बीच में उन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ दी, पर कहीं से भी इनका मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी का फोन किया। उन्होंने पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। मैं भी अब जॉब करना शुरू कर दी। धीरे धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी। इस बीच में मैं दूसरे बच्चे की माँ बन गई। इस बार मैंने सास ससुर को कहा, लेकिन ना तो आए वो और ना ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने संभाला। करीब 1 दशक बाद अब मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही हूँ और सब ठीक है, परंतु ससुर की नज़र में मैं बुरी और संस्कारहीन बहू ही हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास ससुर के बुलवाने के बाद भी जब हम दोनों मेरे पास नहीं आए, तब मैंने भी बुलाना बंद कर दिया। हाँ, जेठानी से कभी कभी मिलने जाती हूँ, कभी कभी वह मेरे घर आ जाती हैं। वह मुझे देखते ही रहती हैं। बड़ी हिम्मत वाली है री तू, धन्य है तुम्हें, कम से कम तूने अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो छोटी इतनी हिम्मत भी नहीं है। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, दीदी आप उस दिन इतना क्यों रो रही थी? उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया, जितना तुम्हारे साथ हुआ उससे कई गुना मेरे साथ हो चुका है। और तुम्हारे पापा को तो खाना भी खिलाया, तुमने तो मेरे पापा को तो खाना भी नहीं खाने दिया। इन सब ने बस इसी बात को याद करके मैं रो रही थी। फिर तुम क्यों इतनी संस्कारी बनी फिर रही हो? मैंने जेठानी से कहा, क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी इतनी सेवा कर रही हो? तब जेठानी ने कहा, देखो तुम्हारा कहना सही है छोटी, पर मैं सोचती हूँ जब शुरू से कुछ नहीं कहा, मुंह नहीं खोला, तो अब बोलकर क्या मतलब? वैसे भी जब तुमने जवाब दिया तो उसके बाद से दोनों काफी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आजादी मिल चुकी है। बहुत धन्य हो तुम पारुल, जो बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। पर हाँ, इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता पारुल। सुनकर वह हंसने लगी। मैं अपने परिवार में सुखी हूँ, परंतु कभी पिछली बातें याद आती हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट भी हो सकती थी, अपना स्टैंड लेना जानती थी, तब भी मेरे साथ इतना सब हुआ।
उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने लिए नहीं बोल पाती, विरोध नहीं कर पाती, और हाँ, जिनके माँ बाप भी साथ खड़े नहीं होते। वह कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी, सोचकर ही मैं परेशान हो जाती हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।